अब ना 2021 के PYQ पे आ गए हम, थैंक गॉड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर्ड बाय इन लाइट ईयर। भाई ये पूछा है कि क्या ऐसा क्या रीजन है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को हम लाइट ईयर में मानते हैं। डिस्टेंस अमोंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ये तो मतलब नहीं है। ग्रेविटी ऑफ डू नॉट चेंज। ये लाइट नहीं, डी आंसर है, डी आंसर है। क्योंकि देखो ये ऊपर वाले दो ऑप्शन है उसमें स्टेलर की बात की गई है। भाई स्टेलर हम जब पूछ क्या रहे हैं, आप बता क्या रहे हो। अब इसमें बोल रखा है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। भाई नहीं भाई, जब जो तुम्हारा आइंस्टीन का जो वो है तुम्हारा, वो देखा था मैंने डबल स्ट्रिंग, वो उसमें तो अलग था। स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू ग्लास विथ मिनिमम वाटर एंड एयर। वाटर सी, ये क्या है 1994 ए ए। मतलब गिलास से जाते समय, जो गिलास से पास होते समय जो इस लाइट की स्पीड है ना, यार इसका आंसर डी कैसे हो गया, एक सेकंड के लिए। कि वैसे भी स्पीड की बात हो रही है ना, तो ठीक है। अब हमसे पूछा वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ टू मून। ए एंड बी में से कोई एक होगा कि कौन सी एस्ट्रोनॉमिकल, अर्थ एंड द मून, अर्थ अर्थ एंड एंड अर्थ एंड द सन। अर्थ एंड द सन देखते हैं। 1998 का ए कि अर्थ एंड द सन, ठीक है। रिसेंट साइंटिस्ट ऑब्जर्व मर्जर ऑफ, अरे वो तो बहुत आसान है। ये ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुई है ना। ये जब डिटेक्ट होती है जब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट टकराता है, जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन। इन 2008 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। देखो एक तो ये ब्लैक होल, जब ब्लैक होल टकराया है ना, तो ना ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुई। इसमें क्या होता है, स्पेस टाइम ना थोड़ा हिल जाता है, ये है, ठीक है। अब जो ये इंटरगैलेक्टिक स्पेस टाइम वाला है ना, आइंस्टाइन का दोस्त था एक, रूसो रूसो करके दोस्त था। उन्होंने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे करके वर्म होल बना सकते हैं, उसके जा सकते हैं। हिग्स बोसन पार्टिकल के बारे में पता है, इसी से 2012 में हाइड्रोन क्लोडर करके एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो उससे पहचाना था। और सिंगुलरिटी के बारे में हमें बताइए है, ठीक है। अब 2012 में, और जो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई ना, एवरेज बिटवीन, जो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है अर्थ एंड सन। और एस्ट्रोनॉमिकल, लाइट को एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए मेजर इसलिए करते हैं क्योंकि लाइट की स्पीड सेम रहती है। इसमें ये थोड़ी है कि सीधा ट्रैवल करता है तो वो क्या रखेंगे भाई। अब एक क्वेश्चन पूछा था, इन ईयर 2008 विच ऑफ द फॉलोइंग conducted a complex scientific experiment in subatomic particle were attached nearly speed of light। कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया था, इस सब एटॉमिक पार्टिकल को वर एक्सेलरेटेड नियर बाई। ये पता नहीं भाई, पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखते हैं। 2009 बी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने की थी कि सब एटॉमिक पार्टिकल को लाइट की स्पीड के साथ भगाया था। अब ये पूछ सकते हैं क्या ऐसा हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, ठीक है, भगा रखा है बंदों ने। अब दिस इज इजी क्वेश्चन, दिस इज अ इजी क्वेश्चन, बट इफ हेयर सम कंफ्यूजन, लॉजिकल एलिमिनेशन कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड हेयर। ऑप्शन पे ए इज टोटली इनकरेक्ट, क्योंकि भाई डिस्टेंस अमॉन्ग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, भाई चेंज होता रहता है। देखो ये हमें पता लग गया कि डिस्टेंस अमॉन्ग स्टेलर बॉडीज चेंज होती है। भाई अगर एक स्टेलर बॉडी, जब क्योंकि एक्सपेंडिंग हो रहा है ना, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है ना, ठीक है। टोटली इनकरेक्ट, डिस्टेंस अमॉन्ग स्टेलर बॉडी ऑब्वियसली चेंज। ऑप्शन बी इज नो रिलेशन, ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज।
नो रिलेशन टू डिस्टेंट मेजर। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ग्रेविटी कैन ब्लेंड लाइट। ग्रेविटी कैन, देखो जो ग्रेविटी होती है ना वो लाइट को मोड़ सकती है। जैसे अभी हमने वो पढ़ा था, तुम्हारा पढ़ा था यार, बहुत मस्त पढ़ा था, जिसमें साइंटिस्ट को 15 वो मिले थे। कहाँ गया वो? क्योंकि 15 ये रहा, हाँ, ग्रेविटेशनल लेंसिंग पढ़ा नहीं था, जिसमें साइंटिस्ट को 14 स्टार मिले थे, ब्लेंड कर दिया था, जिसमें था कॉस्मिक हॉल ऑफ मिरर इफेक्ट। कॉस्मिक हॉल ऑफ मिरर इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, ये पढ़ा था अभी हमने। तो फिर ठीक है। अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। और लाइट ईयर में हम वैक्यूम लेते हैं, ठीक है, ये भी अच्छी बात है भाई, थैंक यू। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर और 5.88 ट्रिलियन माइल। इट यूज टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। इसे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है बिटवीन स्टार, गैलेक्सीज एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। लाइट ट्रेवल एट कॉन्स्टेंट स्पीड। लाइट ट्रेवल करती है कॉन्स्टेंट स्पीड भाई 2,99,752 किलोमीटर पर सेकंड। 186 माइल 1,86,282 माइल पर सेकंड, मेकिंग इट रिलायबल मेजर फॉर फास्ट डिस्टेंस। क्योंकि भाई हमारे पास लाइट से फास्ट कोई चीज़ ही नहीं है। अगर हमारे पास लाइट से फास्ट ट्रेवल करने वाली कोई चीज़ होती है ना यार, कितना तेज़ है दुनिया यार, और हम खुद को इतना तेज़ समझ रहे हैं। Parsec and its use in measuring astronomical distance. How fast is universe expanding? New data keep mystery open. A parsec is a unit to distance equivalent to, जब parsec होता है unit of distance equivalent to 3.6 light year और 3.6 light year or about 3.086 मल्टीप्लाई 10⁻13 किलोमीटर। सिग्निफिकेंस टू मेजर डिस्टेंस, ये परसेक इक्वल अब परसेक, जिसमें ये इतनी होती है, यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस टू सेलेस्टियल बॉडी आउटसाइड द सोलर सिस्टम। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन पैरालैक्स एंगल और स्टार ऑब्जर्व फ्रॉम। एक सेकंड के लिए भाई, इसे भी अब जो ये परसेक है ना, इससे क्या मेजर किया जाता है पहले मैं बता देता हूँ। सूर्य से दूर स्थित तारों की दूरी, सूर्य से दूर तारों की दूरी विशेष रूप से ट्रिग्नोमेट्री पैरालैक्स पद्धति द्वारा पृथ्वी के किसी तारे से दूर पृथ्वी से किसी तारे की दूरी नापने के लिए, है ना। यह तब उपयोग किया जाता है जब हम देखते हैं कि पृथ्वी से देखने पर एक तारा अपनी स्थिति थोड़ी बदलता है ड्यू टू अर्थ ऑर्बिट। पृथ्वी से देखने की स्थिति में अपना तारा थोड़ी स्थिति बदलता है, तो इसे पैरालैक्स एंगल कहते हैं। अब भाई पैरालैक्स एंगल आएगा तो आपका काम है इसे ठीक करना। बेस्ड ऑन एंगल 1, ठीक है, ये क्या है, इसमें लिखा हुआ है बेस्ड ऑन पैरालैक्स एंगल ऑफ 1 ascent of star is observed from Earth when separated by 1 astronomical unit. Significance used to measure distant celestial object outside the solar system. मेजर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो अब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं उनको देखने में काम आता है ये। ड्रॉपलर इफेक्ट इन एस्ट्रोनॉमी, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम मूविंग सोर्स टू रिलेटिव एन ऑब्जर्वर। Doppler effect, Deccan Herald astronomer cannot agree on how fast universe is expanding. The change in frequency or wavelength of light from moving source of relative to an observer. Application, determine motion of celestial object body, है ना। देखा जाता है कि भाई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मतलब मोशन कर रहे हैं। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, हम देख पा रहे हैं कि हम चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम मूविंग सोर्स टू रिलेटिव एन ऑब्जर्वर, ठीक है। रेड शिफ्ट ऑब्जेक्ट मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर,
ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड। ब्लू शिफ्ट होता है, अब ये पूछ सकते हैं रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट का संबंध किससे है? स्पेस से है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट ब्लू शिफ्ट होता है कि एक ऑब्जेक्ट हमारे ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, मतलब पृथ्वी की तरफ आ रहा है, और रेड शिफ्ट होता है एक ऑब्जर्वर पृथ्वी से दूर जा रहा है ना। एक बार हम थोड़ा और अच्छी तरह पढ़ लेते हैं इसे। डॉपलर इफेक्ट खगोल शास्त्र में एक ऐसा प्रभाव है जिसमें हम यह समझते हैं कि कोई तारा आकाशगंगा या ग्रह में हमसे दूर जा रहा है या पास आ रहा है। परिभाषा: जब कोई प्रकाश स्रोत जैसे तारा हमसे पास आता है या दूर जाता है तो उसकी प्रकाश तरंगे लाइट वेवलेंथ की आवृत्तियों की फ्रीक्वेंसी बदलती है। इसे ड्रॉपलर इफेक्ट कहते हैं। मतलब अगर कोई तारा हमसे पास आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है या कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी लाइट में जो उसकी लाइट की वेवलेंथ होती है ना, फ्रीक्वेंसी, वो बदलती है। इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट कब होता है? जब कोई तारा हमसे दूर आ रहा है या हमसे हमारे पास आ रहा है और उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बदल रही है, इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसमें रेड शिफ्ट वो होता है जब कोई तारा या आकाशगंगा हमसे दूर जाती है तो उसकी प्रकाश तरंगे खींचकर लाल रंग की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। तो उसकी प्रकाश तरंगे खींचकर लाल तरंग तक शिफ्ट हो जाती हैं। इसका मतलब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और इसका प्रयोग एडविन हबल ने बताया था, ब्रह्मांड फैल रहा है। रेड शिफ्ट का प्रयोग करके ही एडविन हबल ने बताया था ब्रह्मांड फैल रहा है। ड्रॉपलर इफेक्ट होता है ना कि अगर कोई आकाशगंगा हमसे दूर जा रही है तो जो उसका प्रकाश है ना, उसकी तरंगे खिंचकर लाल रंग की शिफ्ट हो जाती हैं, है ना। ब्लू शिफ्ट: जब कोई तारा या आकाशगंगा हमारी ओर आती है उसकी तरंगे सिकुड़कर नीले रंग की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। जब कोई तारा या आकाशगंगा हमारी तरफ आती है तो उसकी तरंगे हमारी ओर आती हैं तो उसकी तरंगे सिकुड़कर नीले रंग की हो जाती हैं। जब कोई आकाशगंगा लगातार रेड शिफ्ट दिखा रहा है तो इसका मतलब वो हमसे तेज़ी से दूर जा रहा है। जब कोई आकाशगंगा या तारा रेड शिफ्ट दिखा रहा है तो लगातार वो दूर जा रहा है। भाई सिंपल सी बात है, लाल और ब्लू तरंगे हैं, कोई दिमाग लगाना नहीं है। लाल तरंगे आ रही हैं तो कोई दूर जा रहा है, ब्लू तरंगे आ रही है तो कोई हमारे पास आ रहा है। डॉपलर इफेक्ट की मदद से खगोलशास्त्री यह पता लगाते हैं कि ब्रह्मांड की वस्तुएं हमसे कितनी गति से किस दिशा में जा रही हैं। ठीक है, थैंक यू। अब ये रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट फिनोमिना। रेड शिफ्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज एज ऑब्जेक्ट मूव अवे। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेड शिफ्ट में होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाती है ना, एज ऑब्जेक्ट मूव अवे, हमसे दूर जा रहा है। यूज टू डिटरमाइन कॉस्मिक एक्सपेंशन। ठीक है, ब्रह्मांड बदल रहा है, ब्रह्मांड बढ़ रहा है। ब्लू शिफ्ट वेवलेंथ, उसमें ये होता है द वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज। अब एक बात और देख लीजिए, अगर किसी की वेवलेंथ बढ़ती है ना, अगर किसी की वेवलेंथ बढ़ती है, अगर लाइट की वेवलेंथ बढ़ रही है तो वो लाल हो जाएगी। अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो वो ब्लू हो जाएगी। लाल जब आती है जब वेवलेंथ बढ़ रही है। ठीक है, ब्लू वेवलेंथ है, ब्लू शिफ्ट है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई कोई हमसे दूर जा रहा है, कोई हमारे पास आ रहा है, ब्लू लाइट आ रही है। इसमें जो वेवलेंथ होती है ना, है ना, अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो ब्लू लाइट आएगी, वेवलेंथ बढ़ रही है तो रेड लाइट आएगी। लाल है तो दूर जा रहा है, और पास है तो और ब्लू है तो पास आ रहा है। और ये डॉपलर इफेक्ट में ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, क्योंकि भाई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों चेंज होती है जब कोई हमसे दूर जाएगा या फिर पास आएगा। ये हो गया। अब एक हो गया तुम्हारा पैरालैक्स मेथड फॉर मेजरिंग स्टेलर डिस्टेंस। अब पैरालैक्स मेथड ऊपर पढ़ चुके हैं हम और पैरालैक्स भी पढ़ चुके हैं। हाउ डू वी मेजर डिस्टेंस अक्रॉस यूनिवर्स। अगर भाई हमें देखना है ना किसी दूसरे तारे को या किसी दूसरे तारे से बाहर, तो हम किसको देखते हैं? अगर हमें किसी दूसरे तारे को देखना है या दूसरे तारे के बाहर देखना है तो हम पैरालैक्स इफेक्ट को देखते हैं।
टेक्निक यूजिंग अपरेंट शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ स्टार ड्यू टू अर्थ ऑर्बिटल मोशन। 2 मिनट। परलेक्स परलेक्स मेथड फॉर मेजरिंग स्टेलर डिस्टेंस। परलेक्स हमने ऊपर पढ़ा था ना, परलेक्स एंगल था जिसमें पैरासेक का यूज़ किया जाता है। और पैरासेक होता है कि इसमें डिस्टेंस जो हमारे सोलर सिस्टम से आउटसाइड वो है ना, आउटसाइड वो है ना, उनका यूज़ किया जाता है, मतलब उनका यूज़ किया जाता है। और ये ना 3.26 लाइट ईयर एक होता है, मतलब लाइट से 3 गुना स्पीड के हम इसे वो करते हैं। अब ये हमसे पूछेगा पैरेलैक्स मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है, स्टेलर ऑब्जेक्ट को वो पहचानने के लिए। टेक्निक यूज अपर हैंड शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ स्टार ड्यू टू अर्थ ऑर्बिटल मोशन। ये टेक्निक है, यूज़ की जाती है अपरेंट शिफ्ट ऑफ पोजीशन, कि अर्थ अपने ऑर्बिटल पे मूव करती है ना, तो उसकी वजह से जो स्टार की वो पोजीशन हो जाती है, अलग हो जाती है, इसलिए यूज़ की जाती है। रेंज एक्यूरेट टू स्टार अप टू फ्यू हंड्रेड पैरासेक। ठीक है। अर्क सेकंड 1, इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू 1 परलेक एंगल अर्क सेकंड। देख लेते हैं यार, इसमें क्या होता है, एक्यूरेट मापा जाता है स्टार को, है ना, एक्यूरेट ऑफ स्टार अप टू फ्यू हंड्रेड ईयर, मतलब दूरी मापने की सटीकता, यानी दूरी मापी जा रही है, ये काफ़ी सही है। टू स्टार और स्टार अप टू स्टार की, यानी मतलब 100 मतलब 100 फ्यू हंड्रेड पर सेक तक हम स्टार का जो डिस्टेंस होता है वो एक्यूरेट नाप सकते हैं। मतलब इसने हमें इतना वो दे दिया कि हम फ्यू हंड्रेड पैरासेक तक स्टार को माप सकते हैं। ठीक है, ये है टेक्निक यूजिंग अपरेंट। जैसे मान लो पृथ्वी घूम रही है, अब जो हमारी तारे की तरफ थोड़ा, मतलब तारे की तरफ जो हमारा एक तारे को हम देख रहे थे और हम पृथ्वी घूमी और थोड़ा सा हमें उस तारे की तरफ हमारा थोड़ा एंगल बदल गया, तो उस एंगल के शिफ्ट होने पर जो परिवर्तन होता है ना, उसको ये नापता है। और ये एक अर्क सेकंड का यूज़ करता है, ये अर्क सेकंड का यूज़ करता है। और जो एक अर्क सेकंड है ना, वो 1/1300 है, 1/1300 डिग्री, क्योंकि ये 1 मिनट में 3600 वो घूमती है। तो वन अर्क सेकंड इक्वल टू 3600 डिग्री, है ना। अब टाइडल डिस्रप्शन इवेंट देख लेते हैं। न्यू स्टडीज एस्ट्रोनॉमर ट्रेस एक्स-रे ब्रस्ट to stellar debris around black hole phenomena where a star is torn apart by black hole gravitational force. Energy release produce intense light, X-ray, gamma rays. Significant help to study properties of black hole and acceleration process. हमें ब्लैक होल के बारे में समझने में मदद करता है ना। टाइडल डिस्रप्शन इवेंट एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब कोई तारा किसी विकासशील ब्लैक होल के पास आता है। जब कोई तारा किसी विकासशील ब्लैक होल के पास आता है और ब्लैक होल की प्रचंड गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण तारे को खींचकर तोड़ देता है ना। इस प्रक्रिया में तारे के आसपास आते ही उसका आकार वितरित हो जाता है। कोई ब्लैक होल बन रहा है, ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो तारे को खींच कर ना तोड़ देता है। इससे क्या होता है कि तारे का जो आकार होता है ना, वो विकृत हो जाता है। ब्लैक होल के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारा टूटकर उसकी ओर खींचा जाता है ना। ब्लैक होल के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारा टूटकर उसकी ओर खींचा चला जाता है। टूटने के बाद तारे का कुछ हिस्सा ब्लैक होल में समा जाता है, बाकी हिस्सा ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है, जिसके अंदर चमकदार घटना होती है, जिसे टाइडल डिस्रप्शन इवेंट कहा जाता है। यह घटना ब्लैक होल के पास होने से होती है और तारा
का टूटना और उसका विस्फोट ऊर्जा उत्सर्जन की प्रमुख लक्षण है ना। ये ब्लैक होल के पास होने से होती है। फिनोमिना वेयर स्टार टर्न टर्न TORN टर्न अ पार्ट ऑफ ब्लैक होल ग्रेविटेशनल फोर्स। एनर्जी रिलीज होती है, चमकदार इंटेंस एनर्जी, एक्सरे एंड गामा रेज, है ना, ये होता है। और एक बार ये देख लीजिए, और ये हमें मदद करता है ब्लैक होल की एक्सलेशन प्रोसेस। वो होता है जिसमें एक पदार्थ धीरे धीरे और ये हमें ब्लैक होल के बारे में जानने में मदद करता है, और एक्सलेशन प्रोसेस के बारे में जानने में मदद करता है। एक्सलेशन प्रोसेस वह प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ धीरे धीरे एकत्रित होकर किसी बड़े पिंड या ग्रह तारे में ब्लैक होल के चारों ओर जमा हो जाता है। यह प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण द्वारा संचालित होती है, जो पदार्थ को केंद्र की ओर खींचती है। मुख्य बिंदु गुरुत्वाकर्षण पदार्थ जैसे धूल, गैस या अंतरिक्ष की अन्य वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण बड़े पिंड ट्रैप खींचती हैं। पदार्थ का एकत्रित होना, जैसे जैसे पदार्थ एकत्रित होता है वह गोलाकार डिस्क के रूप में जमा हो जाता है। और उस ऊर्जा उत्सर्जन, जब पदार्थ एकत्रित हो जाता है तो वह गर्म हो जाता है, इसमें ऊर्जा उत्सर्जन होता है, कभी कभी चमक के रूप में दिखाई देता है। ब्लैक होल में एक्सलेशन, ब्लैक होल गैस और धूल का एकत्रित होना ब्लैक होल में डिस्क में, जिसमें ब्लैक होल की दिशा में ऊर्जा और रेडिएशन उत्सर्जन होती है। ग्रहों का निर्माण एक्सलेशन द्वारा होता है, जहाँ धूल गैस के चारों ओर इकट्ठा होकर धीरे धीरे ग्रह बनाती है। ठीक है। ऑट क्लाउड, OORT क्लाउड एंड इट्स रोल इन सोलर सिस्टम। रेयर कॉमेट ब्राइटन्स नाइट स्काई अक्टूबर। द स्पेरिकल शेल ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग सोलर सिस्टम एट डिस्टेंस 2000 AU। क्या आ गया भाई, 2000 to 10,000 AU। ऑट क्लाउड सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में बर्फाली पिंडों से बना होता है, ठंडा होता है, लगभग 2000 से लेकर 1,00,000 AU तक फैला होता है। भाई साहब, यह कॉमेट का स्रोत है जो सूर्य के पास आते हैं, चमकते हैं। ऑट क्लाउड सौरमंडल का सबसे दूरस्थ हिस्सा है। अब AU देख लीजिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और 1 AU इक्वल टू 149.6 मिलियन किलोमीटर। अब इसमें पढ़ लेते हैं। स्पेरिकल शेल ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये सेम बोल रखा है। सिग्निफिकेंस, सोर्स ऑफ लॉन्ग पीरियड कॉमेट। ठीक है। प्रपोज बाय जॉन ऑट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ डिस्टेंट ऑफ कॉमेट। अब एक देख रहे हैं कि इसका कॉमेट से क्या रिश्ता होता है। कॉमेट सौरमंडल के विभिन्न हिस्सों से आते हैं और उनका मार्ग अक्सर सूर्य के पास से गुजरता है। उनका आंदोलन और उनके सूर्य के पास आने पर उनके आकार और गति को समझने में AU का उपयोग होता है। कॉमेट ऑट क्लाउड या कुइपर बेल्ट से निकलते हैं, जो सूर्य से दूर स्थित है। कॉमेट किससे निकलते हैं? ऑट क्लाउड या कुइपर बेल्ट से। जब ये सूर्य के पास आते हैं तो उनका रास्ता AU के हिसाब से मापा जाता है, और इसलिए AU का उपयोग कॉमेट की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। और मैं बताऊं, ऑट क्लाउड बर्फीले पिंड और बाहरी गोलाकार क्षेत्र होते हैं। यही लॉन्ग पीरियड कॉमेट होते हैं जो 1000 साल में एक बार निकलते हैं। जब इन पिंडों को किसी तारे या ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खींचता है, ऑट क्लाउड बाहर निकलकर सूर्य की ओर आते हैं और कॉमेट बन जाते हैं। इसलिए ऑट क्लाउड जब इन पिंडों को किसी तारे या ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खींचता है, तो ये ऑट क्लाउड बाहर निकलकर सूर्य की ओर आते हैं और कॉमेट बन जाते हैं। और यही तो होते हैं, जब भाई सूर्य के पास आएंगे, जब ऐसा होगा कि इनका ग्रेविटेशनल फोर्स कम पड़ जाएगा और दूसरे जो इनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कम पड़ जाएगा, दूसरे व्यक्ति का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, इन्हें खींच लेगा और यही कॉमेट बन जाएंगे। अब अगला है क्यूपर बेल्ट एंड ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन, रीजन बियॉन्ड नेपच्यून के बाद का रीजन है कंटेन आईसी बॉडीज एंड ड्वार्फ प्लैनेट। इसमें क्यूपर बेल्ट में आईसी बॉडी है ना, नेपच्यून, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, पानी क्या होते हैं, एक सेकंड। तो ये क्यूपर बेल्ट है ना, ये नेपच्यून के बाहर बनी होती है ना। और यहाँ पर ना ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं, जैसे प्लूटो हो गया, और तुम्हारा आईसी बॉडीज होती हैं। सिग्निफिकेंस, सोर्स ऑफ शॉर्ट पीरियड कॉमेट। ये शॉर्ट पीरियड कॉमेट का सोर्स है, मतलब ये आते रहते हैं इनसाइड इनटू सोलर सिस्टम फॉर्मेशन।
इन और ये बताते हैं कि हमें इसकी सोलर सिस्टम फॉर्मेशन कैसे बना, कि ऑब्जेक्ट इरिक्स मेक एंड क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट, ये देख लेते हैं। और ये ना, और जो वो ऑट क्लाउड से ना, वो लॉन्ग कॉमेट का सोर्स है, और ये शॉर्ट कॉमेट का सोर्स है ना। और ये नेपच्यून के बाहर हैं, ये नेपच्यून के बाहर हैं। और ये यहाँ पर आईसी बॉडीज होती हैं, और यहाँ पर ड्वार्फ प्लैनेट पाए जाते हैं। और ये जो ये इरिस है ना, और ये इरिस है, और जो तुम्हारा ये मेक है, ये दोनों ही ड्वार्फ प्लैनेट है। इरिस एंड मेक ये दोनों ही ड्वार्फ प्लैनेट हैं। ये बर्फीले होते हैं, प्लूटो जैसे हैं। लॉन्ग रेंज पॉइंट स्टेबल पॉइंट इन स्पेस वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू लार्ज बॉडीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ स्मॉलर बॉडीज आर बैलेंस। लॉन्ग रेंज पॉइंट होता है ये जहाँ पर ना दो लार्ज बॉडीज़ का ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ स्मॉलर बॉडीज बैलेंस। दो लार्ज बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स और एक स्मॉल बॉडी का सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है ना, वो बैलेंस होता है। दो लार्ज बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स और एक स्मॉल बॉडी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस होता है। L1 से L5 प्लेसमेंट ऑफ स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप इस L2 में है, और सैटेलाइट फॉर यूनिरप्टेड ऑब्जर्वेशन, ये मतलब यहाँ से ये यूनिरप्टेड ऑब्जर्वेशन होती है यहाँ से। थैंक यू।